हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो है, इसमें हम समकालीन विश्व राजनीति का 7वां और 8वां दोनों अध्यायों को हमने कवर किया है। और इसमें जो 7वां अध्याय है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा, अर्थात वर्तमान में विश्व स्तर पर या समकालीन विश्व जिसको बोलते हैं 1945 के बाद सुरक्षा के लिए विश्व की सुरक्षा की दृष्टि से कौन कौन से समझौते, कौन कौन से सम्मेलन किए और पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व स्तर पर क्या क्या प्रयास किए, ये इन वीडियो में बताया गया है। तो सबसे पहला है विश्व में जैविक हथियारों से संबंधित जो संधि है वो किस वर्ष हुई। जैविक हथियार कौन से होते हैं? एक होते हैं रासायनिक हथियार, एक होते हैं जैविक हथियार। जैविक हथियार में कोई ऐसा जीव तैयार किया जाता है जो जीवित प्रजाति होती है, जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, इनको जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो जैविक हथियारों से संबंधित, जैविक हथियारों से विश्व को बचाने के लिए उनसे संबंधित एक संधि थी, उस पर हस्ताक्षर सन 1972 में किए गए थे। अर्थात विश्व स्तर पर जैविक हथियारों से संबंधित जो संधि थी वो कब लागू हुई थी? सन 1972 में। अगला है रासायनिक हथियार। रासायनिक वो हथियार होते हैं जैसे एटम बम है या परमाणु बम है, अर्थात रासायनिक तरीके से ही जो भी बम या सामग्री बनाई जाती है जो जीव को या पदार्थों को हानि पहुंचाती है, उनसे संबंधित जो संधि है वो कब हुई थी? वो सन 1992 में। तो जैविक हथियारों से संबंधित संधि थी वो 1972 में, और रासायनिक हथियारों से संबंधित संधि थी वो सन 1992 में। उसके बाद है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, अर्थात जो 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, सोवियत संघ के और अमेरिका के बीच निशस्त्रण की दिशा में, निशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों को कंट्रोल करना और बाद में धीरे धीरे कम करना, उस दिशा में किया गया पहला प्रयास था 1972 का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। अर्थात इसमें जो ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं इसको न्यूनीकरण की बात की गई, कंट्रोल करने की बात की गई दो शक्तियों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में सन 1972 में। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में है? विश्व में जो 7 महाद्वीप हैं उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस महाद्वीप में हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप। विश्व में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में है, और जो दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है उसमें और भी ज़्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है। और एशिया महाद्वीप में 2 सबसे बड़े देश हैं, एक चीन है और एक भारत है, जो विश्व के सबसे बड़े 2 देश हैं। विश्व में HIV एड्स का संक्रामक, अर्थात HIV जो एड्स है उसकी शुरुआत किस देश से मानी जाती है? अफ्रीका से। जो ये HIV एड्स की जो बीमारी होती है ये लाइलाज बीमारी है और इसकी शुरुआत अफ्रीका जो है उससे मानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप से विश्व में इसकी शुरुआत हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल संधि, ये क्या है? पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक संधि हुई थी, क्योटो जापान में हुई थी। ये सन 1997 में हुई थी। जितनी भी पर्यावरण की संधियाँ हैं वो एक पेज पे आपको एक स्लाइड पे पूरी दी गई है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो पर्यावरण से संबंधित एक संधि थी, इस पर हस्ताक्षर कब हुए? सन 1997 में। उसके बाद शीत युद्ध के समय बनाया गया वह कौन सा संगठन है जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है? तो शीत युद्ध के समय जो नाटो संगठन है, अमेरिका और उसके साथी देशों ने बनाया था, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको बोलते हैं, 1949 में ये बना था। यह आज तक अस्तित्व में है और इसके सदस्यों की संख्या आज भी बढ़ रही है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 30 है। और जो रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो नाटो संगठन की सदस्यता को लेकर ही है।
यूक्रेन इसका सदस्य बनना चाहता है, रूस इसको मना कर रहा है। तो यही एक ऐसा संगठन है जो अब तक वास्तव में जो है अन्यथा इसके विरोध में जो वार्सा पैक्ट बनाया था, सेंटो था, सेंटो था, सीटो था, वो दोनों ही संगठन अब नहीं रहे हैं। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यह भी पर्यावरण से संबंधित विश्व का सबसे प्रमुख सम्मेलनों में से एक था। सन 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन, सन 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यह पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसके बाद है पर्यावरण से संबंधित एक पुस्तक है, उसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ, अर्थात हम जो विकास कर रहे हैं वर्तमान में, हम जो विकास कर रहे हैं उसकी लिमिट क्या हो। वो सतत विकास होना चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी जो है हम संसाधन छोड़ें ताकि वो पीढ़ी भी अपना विकास कर सकें। तो लिमिट्स टू ग्रोथ, विकास की कितनी लिमिट होनी चाहिए, यह एक पुस्तक है, पर्यावरण से संबंधित है। यह 1972 में प्रकाशित थी, लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में। और स्थलीय जो हिम है, हिम का मतलब जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, जो स्थायी हिम है, उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन से महाद्वीप में है? तो दक्षिणी ध्रुव में जो महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप में विश्व में स्थलीय हिम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दक्षिणी ध्रुव का जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, उसमें पाई जाती है। अब ये जो स्लाइड है इसमें आप ध्यान से देखो कि विश्व में पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से हैं। पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन सबसे पहले है स्टॉकहोम सम्मेलन, सन 1972 में स्वीडन में हुआ था। सभी के लिए पृथ्वी एक है, तो आपने याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन में हुआ था और इसका थीम क्या था? सभी के लिए एक ही पृथ्वी है। उसके बाद सन 1974 में, उसके 2 साल बाद हेलेंस्की सम्मेलन फिनलैंड में समुद्री पर्यावरण की, अर्थात समुद्री जो पर्यावरण है वहाँ का जो जीव जंतु है, मछलियाँ हैं, उसकी रक्षा करने के लिए हेलेंस्की सम्मेलन हुआ था 1974 में। उसके बाद है लंदन में सन 1975 में समुद्री कचरे का निस्तारण, अर्थात समुद्र में जो कचरा है, जो नदियों के द्वारा भी जाता है, जहाज़ों के द्वारा भी डाला जाता है, उस कचरे को किस प्रकार से उसका निस्तारण किया जाए ताकि वो समुद्री पर्यावरण की रक्षा कर सके। तो उससे संबंधित सम्मेलन लंदन में 1975 में हुआ था, ब्रिटेन में। उसके बाद सन 1985 में वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में ओजोन परत का संरक्षण। ओजोन परत जो हमारा जो आसमान है और जो सूर्य की जो किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करने के लिए जो पर्यावरण में एक परत है, गैस है जिसको हम ओजोन गैस बोलते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए ऑस्ट्रिया में वियना सम्मेलन हुआ था सन 1985 में। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सन 1987 में, ये भी ओजोन परत के संरक्षण से ही संबंधित था। तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित 2 सम्मेलन हुए, 1985 में वियना में और 87 में कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ था। दोनों का उद्देश्य था जो ओजोन परत है उसकी रक्षा करना। टोरंटो सम्मेलन 1998 में कनाडा में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम उत्पादन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उसको कम करना। यह हुआ था सन 1988 में। उसके बाद न्यूयॉर्क उसके बाद था सबसे इम्पोर्टेंट और प्रमुख है पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 में ब्राज़ील। इसका क्या था? रियो सम्मेलन भी बोलते थे इसको, कि 21वीं सदी के लिए पर्यावरण का एक एजेंडा 21 जो है निर्धारित किया गया था। 21वीं सदी के लिए पर्यावरण का एजेंडा रियो डी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील में हुआ था
और इसका उद्देश्य था कि 21वीं सदी के लिए हमें पर्यावरण हमारा कैसा रखना है, उसके लिए सम्मेलन 1992 में हुआ था। न्यूयॉर्क सम्मेलन सन 1997 में ये क्या था कि एजेंडा जो 21 हमने बनाया था 1992 में, उसको प्रभावी बनाने के लिए सन 1997 में न्यूयॉर्क में नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में, उसका उद्देश्य भी क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संधि है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित संधि हम लागू करते हैं, उन संधियों को प्रभावी बनाने के लिए एक नैरोबी घोषणा पत्र था सन 1997 में। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सबसे ज़्यादा है पृथ्वी सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्या था कि 1997 में जापान में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि विश्व स्तर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं हम फैक्ट्रियों के द्वारा, उद्योगों के द्वारा, उसमें कटौती करना, अर्थात जो कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन है CO2, उसके उत्सर्जन में कटौती करने पर जो है वो सभी देश सहमत हुए थे क्योटो प्रोटोकॉल में। उसके बाद सिएटल सम्मेलन 1999 में वाशिंगटन में विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना, अर्थात विश्व का जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम व्यापार करते हैं वो इस तरह से होना चाहिए कि वो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, अर्थात विश्व में जो भी व्यापार किया जाता है वो पर्यावरण के ध्यान में रखकर, पर्यावरण के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। उसके बाद है जोहान्सबर्ग, उसके बाद है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इसमें क्या था कि जो पृथ्वी सम्मेलन था उसको 10 साल हो चुके थे, तो ये 2002 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, सतत विकास के लिए था, अर्थात जो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में उसका ही अगला रूप था, सतत विकास के लिए और विश्व को एकजुट करना था। उसके बाद और 10 साल बाद रियो प्लस 2012 में, रियो प्लस 20 2012 में ब्राज़ील में फिर हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य भी क्या था, सतत विकास पर बल देना और फ्यूचर वी की मतलब भविष्य की जो संकल्पना है, फ्यूचर वी वांट, हम अपना भविष्य कैसे चाहते हैं, ऐसी संकल्पना का इसमें वर्णन किया गया है। और भारत में पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अधिनियम बनाया था भारत ने सन 1986 में। भारत ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम बनाया सन 1986 में। वो क्यों? क्योंकि भारत में भोपाल में जो है वो गैस दुर्घटना हो गई थी और उसके कारण से जो है कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया था। तो ये जो सम्मेलन है इनमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाला कौन सा है? पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन था, 1972 में हुआ था। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पृथ्वी सम्मेलन 1992 के ब्राज़ील में और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। उसके बाद जो है ये रियो 20 और रियो प्लस 10 ये दक्षिण अफ्रीका में ही हुए थे और दोनों का उद्देश्य क्या था कि इन संधियों को लागू करवाना। अंटार्कटिक जो संधि है, ये आप जो चित्र देख रहे हो, ये दक्षिण का जो दक्षिणी ध्रुव का जो अपना महाद्वीप है, अंटार्कटिक महाद्वीप उसका है। यहाँ केवल हिम के पहाड़ ही आपको दिखाई देंगे। तो इसकी रक्षा के लिए, इसको बचाने के लिए अंटार्कटिका संधि हुई थी सन 1959 में और वो इस अंटार्कटिक महाद्वीप की रक्षा के लिए की गई थी। उसके बाद है विश्व के किस महाद्वीप पर 1980 के दशक में ओजोन छिद्र खोजा गया। जो ओजोन गैस मैंने बताई थी जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में ही जो है ओजोन का छिद्र सन 1980 के दशक में ओजोन गैस में छिद्र पाया गया और वो इसी महाद्वीप के ऊपर पाया गया था। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो सन 1997 में लागू हुआ था, अभी पीछे बताया है। तो उस पर हस्ताक्षर भारत ने कब किए? सन 2002 में
भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है भारत में ऑटो फ्यूल पॉलिसी। भारत सरकार ने जो ऑटो का जो फ्यूल पॉलिसी है, जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, उससे संबंधित स्वच्छ ईंधन की अनिवार्यता, अर्थात जो ऑटो होते हैं या जो भी व्हीकल होते हैं हमारे, उनसे निकलने वाले जो स्वच्छ ईंधन है उसकी अनिवार्यता के लिए एक अधिनियम बनाया। उसका नाम था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम स्वच्छ ईंधन की अनिवार्यता के लिए 2001 में बनाया। ऑटो फ्यूल पॉलिसी से संबंधित था ये, ठीक है। अर्थात जो हमारा जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है व्हीकल के द्वारा, उसको नियंत्रित करने से संबंधित था। विश्व में सबसे ज़्यादा तेल के भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, अरब के देश जिनको बोलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तेल के भंडार पाए जाते हैं। तो खाड़ी के देशों में और विश्व के सबसे ज़्यादा तेल भंडार 64%, अकेले जो ये आप देख रहे हो ये तेल के कुएं हैं अरब के देशों में। सबसे ज़्यादा जो तेल के भंडार है वो अरब देशों में, या इनको खाड़ी देश भी बोल सकते हैं, खाड़ी देशों में पाए जाते हैं। सऊदी अरब सबसे पहले नंबर पर है और इराक दूसरे नंबर पे। सबसे ज़्यादा तेल के भंडार सऊदी अरब में, उसके बाद इराक में पाए जाते हैं। तो जो तेल है दुनिया में, जो कच्चा तेल है, वो सबसे ज़्यादा जो खाड़ी देशों में, या इनको अरब के देश भी बोलते हैं, इनमें पाया जाता है। उसके बाद विश्व में लगभग कितने मूलवासी रहते हैं? मूलवासी कौन होते हैं? मूलवासी वो होते हैं जो जिनकी पीढ़ियाँ सदियों से उसी जगह पर रहती आई हो और उनका जो है विस्थापन दूसरी जगह न हुआ हो, ठीक है, उनको बोलते हैं मूलवासी। तो विश्व में आज भी 30 करोड़ के आसपास की जो जनसंख्या वो मूलवासी है और उनका स्थानांतरण या माइग्रेशन कहीं नहीं हुआ, अपने मूल स्थान पर ही प्राचीन काल से वो रहते आए हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बाली में एक सम्मेलन हुआ था। बाली में सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ? सन 2007 में। बाली सम्मेलन 2007 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पृथ्वी सम्मेलन 1992। विश्व में विकसित देशों की जनसंख्या और ऊर्जा का उपयोग कितना है? विश्व में जो विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या और वो ऊर्जा का कितना उपयोग करते हैं? तो विकसित देशों की जनसंख्या तो विश्व में 22% है। अर्थात जितने भी विकसित अमीर देश हैं उनकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 22% है। और वैश्विक ऊर्जा का जितने हमारे संसाधन है, जितनी विश्व स्तर पर ऊर्जा है, उसका वो 70% से भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अर्थात जो 70%, जो 78% जो जनसंख्या है वो केवल 30% संसाधनों का प्रयोग करती है, और जो 22% के लगभग जो जनसंख्या है वो 70% से अधिक ऊर्जा के साधनों का इसमें प्रयोग करती है विश्व स्तर पर। अगला चैप्टर है वैश्वीकरण, इसको हम अगले उसमें करेंगे वीडियो में। तो ये था 7वां और 8वां आपका लेसन, इसको आपने ध्यान से देखना है। धन्यवाद।